वेल स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताया था, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया था, और इसके अलावा मैं आपको बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। आज का जो लेक्चर रहेगा वह एक थियरी है, वह एक कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं आर्नियस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आर्नियस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यह कंसेप्ट होता क्या है? यह कंसेप्ट सामान्यतः किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया गया है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे साल्ट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वीक हो, सब पे ऑबे करता है। तो यह थियरी क्या है? आर्नियस थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या आर्नियस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है क्या? तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, पहला कंसेप्ट, तो यह कंसेप्ट बोलता है अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को, इफ एनी इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन द वाटर, इट कैन डिसोसिएट, इट कैन स्प्लिट इनटू केटायन एंड एनायन। अर्थात अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वह इलेक्ट्रोलाइट दो पार्ट में, एक केटायन और एक एनायन पार्ट में टूट जाता है। पहला एक कंसेप्ट था, जैसे मान लें हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है SCOONA, इसको पानी में डिजॉल्व किया गया तो यह टूट जाता है, SCOO- और Na+। ऐसे आपका KBr है, इसको डिजॉल्व करते हैं K+ और Br- में टूट जाता है, एक्वस, ये टूट जाता है, और वो भी स्पॉन्टेनियसली टूटता है। स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वयं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये नहीं कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया गया वह आयोनाइज हो, अपने आप आयनों में आयोनाइज हो जाता है, इसलिए यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। सेकेंड पॉइंट बताया गया आफ्टर आयोनाइजेशन, यानी आयोनाइजेशन के बाद जितने नंबर ऑफ केटायन होगा उतने ही नंबर ऑफ एनायन होगा। अगर एक केटायन होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उतना ही एक निगेटिव चार्ज भी होगा। इसीलिए किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, चाहे वीक वाला हो चाहे स्ट्रॉन्ग वाला हो, सभी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ चार्ज ऑफ केटायन जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्ज ऑफ एनायन। इसका मतलब अगर हम पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन में लिया तो हमें पता है जितना पोटेशियम, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। और जब दोनों चार्जेज आपस में इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। समझ गए ना? तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ही होता है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में इक्वल हो। समझ गए बच्चों? इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। समझ गए? थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोड द्वारा, जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में दो छड़ लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया गया, एक प्लस एक माइनस। जो प्लस वाला होगा उसको हम एनोड कहेंगे, और जो माइनस वाला होगा उसको क्या कहेंगे, कैथोड। आप जानते हैं एनोड और कैथोड। पॉजिटिव वाले क्या कहेंगे, एनोड, जो पॉजिटिव से जुड़ा है, और निगेटिव वाले पार्ट को बोलेंगे, इस रॉड को बोलेंगे कैथोड बोलेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया गया, जब इस इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लीजिए NaCl है, Na+Cl आयन फॉर्म रहेगा। जैसे इसमें करंट पास करते हैं तो करंट की वजह से ये जो केटायन है ये अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। अपोजिट का मतलब अगर ये प्लस है तो किसको रिमूव करेगा, निगेटिव रिमूव करेगा। निगेटिव मतलब कौन वो है, निगेटिव मतलब कैथोड, यानी ये प्लस निगेटिव हो जाएगा और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए? अर्थात अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम एक्सटर्नल करंट पास करते हैं तो उनके आयन, उस सॉल्यूशन में जो आयंस हैं वह आयंस अपने अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर स्पॉन्टेनियसली मूव करना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये आयन मूव करना स्टार्ट कर देता है। समझ गए ना? जैसे पॉजिटिव वाला कैथोड की ओर और निगेटिव वाला एनोड की ओर। समझ गए? ये आपका स्टार्ट हो जाता है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो। तो ये आपके तीन थियरी हो गए, तीन कंसेप्ट हो गए। चौथा कंसेप्ट यह है, अगर हमारा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजॉल्व किया गया,
वो डिसोसिएशन हुआ तो वह हमेशा रिवर्सिबल फॉर्म में होता है, वह हमेशा इक्विलिब्रियम शो करता है। इक्विलिब्रियम जैसे हमारे पास है NH4OH, यह एक वीक बेस है, जब इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो NH4OH और OH माइनस बनाएगा, लेकिन यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये दोनों आयोनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन और अनडिसोसिएशन दोनों रेट इक्वल हो जाएगा, और इसी इक्विलिब्रियम को बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, यानी द इक्विलिब्रियम विच इज सिचुएटेड बिटवीन द डिसोसिएट आयंस एंड अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। यानी किसी भी अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट ना हुआ हो और उसी के डिसोसिएट आयन के बीच में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यह आयनिक इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फेवरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो उसको नहीं मतलब है, हमें वीक से मतलब है। और आयनिक इक्विलिब्रियम का स्टडी भी जो है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो स्टडी करते हैं वह वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, या समझ गए तो बेटर है, और नहीं समझेंगे तो आप जरूर अपना कमेंट्स बॉक्स में करेंगे, ताकि और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा सकूं, लेकिन कमेंट्स जरूर करेंगे बच्चों। तो आपको समझ आएगा इतना पॉइंट। तो इसी थ्योरी को बोलते हैं आर्नियस कंसेप्ट या आर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए बच्चों? इसी कंसेप्ट को बोलते हैं आर्नियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या आर्नियस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक बार मैं और इसको रिव्यू कर दे रहा हूं। देखो, इस कंसेप्ट को आर्नियस ने दिया था। पहला कंसेप्ट ये है, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में या किसी पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, मोस्टली वाटर ही लेते हैं, तो वह सेल्फ स्प्लिट हो जाता है अपने आयनों में, केटायन और एनायन में। सेकेंड पॉइंट है, जितना नंबर केटायन होगा उतना ही एनायन का भी चार्ज होगा, इन दोनों का चार्ज इक्वल होगा। इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि चार्जेज बराबर है। थर्ड पॉइंट लिखे आप यह कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोडों के द्वारा, तो जब करंट पास करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन उस एक्वस सॉल्यूशन में है वह अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर अपने आप मूव करते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो कैथोड की ओर मूव करेगा और निगेटिव होगा तो एनोड की ओर मूव करेगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये आप पढ़े, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वह इक्विलिब्रियम शो करता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयोनाइज तो होता नहीं है, यह कुछ पार्ट आयोनाइज हुआ कुछ नहीं हुआ, तो इस पार्ट को जो नहीं हुआ उसको अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल, जो हुआ डिसोसिएट आयंस कहेंगे। इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसी इक्विलिब्रियम को बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बच्चों? आयनिक इक्विलिब्रियम। आपको समझ आया कि नहीं बताएं, आप कमेंट्स जरूर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझने की कोशिश करेंगे, बड़ी इजी भी है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया डाइल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? देखें, मान हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, कोई भी, कोई किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, अगर इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड करते जाएं तो जो सॉल्यूशन पहले कंसंट्रेट था इसका कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज आफ्टर एडिंग द वाटर, और एट लास्ट ये सॉल्यूशन जो है बहुत ही डाइल्यूट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, यानी वाटर ऐड कर देना, यानी वॉल्यूम को बढ़ा देना, बट नंबर ऑफ मोल ऑफ जो सॉल्यूट है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, फिक्स हो। समझ गए बच्चों? तो इसी को बोलते हैं डाइल्यूट कर देना, डाइल्यूशन होता है। अब ये थियरी, सबसे पहले यह थियरी जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू होता है। पहला कंसेप्ट तो ये है, दिस थियरी ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनिक इक्विलिब्रियम शो करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनिक इक्विलिब्रियम शो नहीं करता है।
इसीलिए यह कंसेप्ट या थियरी वीक इलेक्ट्रोलाइट पर लागू होता है। अब ये क्या थियरी है, चलिए इस फार्मूले से देखें। मान लें हमारे पास कोई भी साल्ट है AB, या चलिए एसिटिक एसिड ले रहे हैं CH3COOH। हमें पता है जो एसिटिक एसिड है एक वीक एसिड है, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यह आयनाइज होगा CH3COO- और H+ में, यह आयनाइज होगा, आयनों में टूटेगा। अब इसमें मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब एसिटिक एसिड का प्रारंभिक सांद्रता मान ले C मोल पर लीटर। C जो है कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर मान लिया गया, मतलब इसका कंसंट्रेशन लिया गया। जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ होगा तो मान लो इसका वैल्यू 0 होगा, टाइम 0 पर 0 होगा। जैसे टी टाइम लगा तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, और इस इक्विलिब्रियम पर अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ। अल्फा, दिस इज अल्फा मोल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा मतलब टूट रहा है इसमें, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ, इसका C कंसंट्रेशन, इसका भी क्या होगा, C बता अल्फा इंटू C हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा इंटू C। जहां अल्फा जो है इस आयन का डिग्री, मतलब इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बात कर रहे हैं, और C जो है इस आयन का कंसंट्रेशन है। अब बचा हुआ अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी C माइनस C अल्फा हो जाएगा, C माइनस C अल्फा। इसमें C कॉमन ले लें तो C कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा C है, ये भी अल्फा C है, ये आपका हो जाएगा। अब चूंकि यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है और यह इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, तो हम इस इक्विलिब्रियम पर लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो इसके हम लिख सकते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K का मतलब एसिड का कांस्टेंट इक्वल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो आपका यह प्रोडक्ट क्या है CH3COO- और क्या है H+, और अपन रिएक्टेंट मान लो एसिटिक एसिड, ये आपका होगा CH3COOH का कंसंट्रेशन। यहाँ पर A का मतलब एसिड, K का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर इक्वल एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, H+ आयन का कंसंट्रेशन अपान एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन। अब हमें सभी वैल्यू पता है, देखें H+ का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कितना है अल्फा C, एसिटेट आयन का अल्फा C, और इसका C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। अब इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, और रखने के बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। आप देखें क्या आएगा, K इक्वल एसिटेट आयन मतलब अल्फा C इंटू H+ आयन अल्फा C अपान एसिटिक एसिड C 1 माइनस अल्फा, C कॉमन ले लेगा 1 माइनस अल्फा, एक C क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो आपका फार्मूला बनेगा K इक्वल अल्फा अल्फा क्या जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू C अपान 1 माइनस अल्फा, यह फार्मूला बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों अभी। तो K इक्वल अल्फा स्क्वायर इंटू C और 1 माइनस अल्फा, समझ गए। जहाँ K क्या है, इस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कर सकते हैं या आयोनाइजेशन कांस्टेंट कर सकते हैं। अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कल हम बताए भी थे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वह फ्रैक्शन, वह भाग जो डिसोसिएट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, उसको बोलेंगे। और C जो है इस एसिड का या जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा उसका कंसंट्रेशन होगा मोल पर लीटर में। C इस एसिड का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। ये जो फार्मूला है यह जब सॉल्यूशन 5% से ज्यादा रहेगा, जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 5% से ज्यादा रहेगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन जब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट हो, क्योंकि हम डाइल्यूट के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो अब देखिए क्या होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, और इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ओके, अब देखिए क्या होगा इसके आगे, थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पर पॉइंट है, याद रख लेंगे।
ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूट भी है और साथ ही साथ वीक भी है, डाइल्यूट हो जाएगा, वेरी डाइल्यूट कर सकते हैं, तो उस समय जो होगा 1 माइनस जो अल्फा होगा, जो 1 माइनस अल्फा जो होगा लगभग बराबर हो जाएगा किसके, 1 के, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसे ही बहुत कम डिसोसिएट होता है, और जब डाइल्यूशन बढ़ा देंगे तो उस समय जो अल्फा हो जाएगा लगभग 0 और 1 के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना, याद रखे रहेंगे। यह केवल तभी संभव है जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक है और डाइल्यूट ज्यादा है। तो इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में रखेंगे तो आपका आ जाएगा के ए इक्वल अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपान 1 माइनस अल्फा मतलब 1, या के इक्वल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर सी हो गया। या और भी देखें, अल्फा इधर कर दें, अल्फा स्क्वायर इक्वल के ए अपन क्या जाएगा सी, के ए अपन क्या जाएगा सी, या अल्फा इक्वल अगर इस स्क्वायर कटा इसका अंडर रूट कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अपन क्या जाएगा सी। अगर और भी चाहें अगर हम चाहते हैं और बढ़िया से लिखना तो इस अंडर रूट को हटा के लिखना, तो लिख सकते हैं अल्फा जो होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट सी, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है के क्या है, कांस्टेंट है ना, तो मैं इस कांस्टेंट को इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट ही आएगा। इसके अलावा और भी देखेंगे, इस फॉर्मूले को और भी देखेंगे, वेरीफाई कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 3, हमें पता है सी जो है कंसंट्रेशन है, सी जो है कंसंट्रेशन है, अब कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है मोल पर लीटर होता है, मोल अपन लीटर। तो मैं इस सी का वैल्यू यहाँ रखूंगा बच्चों, सी का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो देखिए क्या होता है इसमें, सी का वैल्यू चूंकि 1 मोल के निकालेंगे फॉर 1 मोल, तो सी इक्वल हो जाएगा 1 अपान भी, क्योंकि n क्या है, मोलों का नंबर है ना, तो जब यहाँ रखेंगे तो देखिए अल्फा यूनिवर्सली ये हो जाएगा 1 अपान सी की जगह क्या है भी है, 1 अपान भी, तो भी क्या चला जाएगा ऊपर, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, भी हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो गया भी। यही आपका फार्मूला है, यही आपका ला है। अब ला क्या कहता है सुने, ला ये कहता है अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट बना लें, अगर टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लें, तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट at a constant temperature is directly proportional to the square root of dilution या square root of volume of solution, इसको डाइल्यूशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे यानी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, पानी मिला देंगे डाइल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उस समय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यही आपका ला है, और इसी ला को बोलते हैं ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन ला। इसको हम इस तरह भी बता सकते हैं, याद रखें, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको भी बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं। देखिए द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा, इसका मतलब यह, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसी लॉ को हम कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो आई थिंक आपको जितने फार्मूले बताए ये आपको समझ आया होगा। आपको मैं यही बताया हूँ, इस फार्मूले का यूज उस समय करेंगे जब आपका जो डिसोसिएशन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा 5% से कम होगा, उसके लिए एप्लीकेबल होगा।
लेकिन जैसे 5% से ऊपर जाएंगे अप टू 5% तक लगा सकते हैं। जैसे 5% से ऊपर जाएंगे तो उस समय इसको 1 नहीं मानेंगे, और उस समय जब 1 नहीं मानेंगे तो उसके लिए फार्मूला हम यह यूज करेंगे, यानी k इक्वल अल्फा स्क्वायर सी अपान 1 माइनस क्या था, अल्फा था। ये वाला यूज करेंगे, ये वाला। कब? जब हमारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा 5% से ज्यादा हो, 5% से ज्यादा हो, मोर देन 5%, ये ट्रिक है, याद रखेंगे। और ये 5% या लेस देन 5% के लिए यह फार्मूला होगा। तो मोस्ट केसेज में ये देखा गया यही सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि 5% से नीचे ही अधिकतर सॉल्यूशन के कैलकुलेशन आते हैं। तो ये आपको समझ आ गया, सबका मीनिंग एक बार समझ लें। के क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। जो एसिड है, एसिड का कंसंट्रेशन, या कोई भी मटेरियल लगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो आपको शायद ये समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों, और जो नहीं समझ आएगा उसको कमेंट्स बॉक्स में प्लीज आप कमेंट्स जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, नोट कर लीजिए। समझ आ गया बच्चों? चलो अब इसका कुछ लिमिटेशन बता दें। लिमिटेशन क्या है इस लॉ का? तो फर्स्ट लिमिटेशन यह है, यह जो लॉ है केवल उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होगा जिसका डिसोसिएशन 100% न हो, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यह ही एप्लीकेबल होगा। यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फेल हो जाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो पहला तो लिमिटेशन ये हो गया। अगर सेकंड लिमिटेशन का बात करें तो यह वैसे इलेक्ट्रोलाइट के पर लागू नहीं होगा जो वाटर में डिजॉल्व करने पर एसोसिएशन शो करे। एसोसिएशन मतलब इकट्ठा हो जाए एक जगह, समझ गए? तो दिस थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच हैव एबिलिटी टू द एसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। जिसका एसोसिएशन होगा उस पर लागू नहीं होगा, समझ गए ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखे रहिएगा, समझ गए? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट पे लागू नहीं होगा जो डिजॉल्व करने पर पानी के साथ रिएक्शन कर ले, उस पर भी लागू नहीं होगा। कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं ना जिसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तुरंत वो रिएक्शन कर लेगा, तो वो उस पर भी लागू नहीं होगा जो पानी के साथ रिएक्शन कर ले। यह उसी के साथ लागू होगा जो पानी के साथ रिएक्शन न करे और वो आयोनाइज हो बच्चों। तो ये 3 लिमिटेशन आपको एक और समझ लें। यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर नहीं लागू होगा। सेकंड बताया, यह उस इलेक्ट्रोलाइट पर लागू नहीं होगा जो वाटर में डिजॉल्व करने पर एसोसिएशन शो करे, एसोसिएशन में इकट्ठा हो जाए। और तीसरा, यह उस इलेक्ट्रोलाइट पर लागू नहीं होगा जो वाटर के साथ रिएक्शन कर ले, जो पानी सोल्यूशन बनाएंगे तो उसके साथ रिएक्शन कर ले। जैसे अमोनिया को पानी में मिलाओगे तो अमोनिया क्या करेगा? पानी के साथ रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो उस पर लागू नहीं होगा बच्चों। तो ये इसके 3 लिमिटेशन है जो आपको आना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये सब समझ आ गया। तो क्या था ला, एक बार सुन लें। आपका ला क्या था? अल्फा अंडर रूट क्या था? भी था, या अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी था। यानी पोस्टवाइड डाइल्यूशन ला यही कहता है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, या द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे यानी डाइल्यूशन करेंगे तो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। और ये माना गया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी यह मान लिया गया
कि जब हमारा डाइल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो, इनफाइनाइट हो, तो उस केसेज में जो अल्फा वैल्यू का बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और नियरली अप्रॉक्सीमेटली 100% हो जाएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप्रॉक्सीमेटली ये 100% हो जाएगा। कब? जब आपका डाइल्यूशन इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा तो उस समय अल्फा का वैल्यू 100% हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको शायद ये समझ आ गया होगा बच्चों। समझ गए इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब? इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिया गया। जैसे मान लिया आप एक किलो नमक ले लिए और एक पॉइंट्स में गए, तालाब में गए, उस नमक को डाल दिए, तो क्या पानी, पूरे तालाब का पानी साल्टी लगेगा? कभी नहीं। तो हम कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वैसे ये भी समझ लीजिए 1 ग्राम नमक 10 लीटर पानी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उस पर जो अल्फा वैल्यू का, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा और एटलीस्ट वो लगभग बराबर हो जाएगा 100%, यानी 100% डिसोसिएट हो गया बच्चों। समझ रहे हैं ना? तो यह आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था। तो आज मैं आपको 2 टॉपिक्स कवर किया हूँ। एक आपका टॉपिक्स था आर्नियस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और सेकंड जो पढ़े हम लोग हैं वो पढ़े हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ये आपका वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर 2 था बच्चों। आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में अपने क्लासमेट को सेंड करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स और लाइक जरूर करेंगे बच्चों, ताकि मुझे मतलब उनको देखकर मैं और भी वीडियो आप बनाऊं और आपके लिए बेनिफिट साबित हो। ठीक है बच्चों? तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड बाय।